My dear students, Namaste. I am once again before you for class 10 students with democratic politics. Today our topic will be types of federalism. Types of federalism, and after that we shall read about what makes our country a federal country. What makes India a federal country. Dear students, in previous classes in this chapter 2, Democratic Politics of class 10, we have read about definition of federalism. What is a federalism? And after knowing the meaning of federalism, we have read key features of federalism. Key features of federalism in the previous class we have read. Today, just we resume our class once again. An ideal federal system had both aspects. क्या होना चाहिए? Mutual trust and agreement to live together. ये किसके प्रीटेक्स्ट में है? एक तो म्यूचुअल ट्रस्ट किसके बीच में होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कि कोई जो लॉ बने वह लॉ का दोनों ही पार्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उसको अवॉइड करे, इसका ट्रस्ट होना चाहिए कि दोनों को अवॉइड करना चाहिए उस लॉ को. They should trust that each would abide by its part of the agreement. और नंबर 2 है, governments at different levels should agree to some rules of power sharing. ये रूल्स होना चाहिए और दोनों ही गवर्नमेंट का म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए कि वह अपने अपने पार्ट का जो उससे संबंधित जो एग्रीमेंट है उसको वह अवॉइड करे. प्रीवियस क्लास में से ही इसको जोड़ करके हम लोग देख रहे हैं. आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म. इस चीज को हम लोग देख लेते हैं. द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर का बैलेंस है ये वैरी करता है एक फेडरेशन से दूसरे फेडरेशन में. ये वैरी करता है एक फेडरेशन से और दूसरे फेडरेशन में, और ये डिपेंड करता है द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म्ड. उस ऐतिहासिक संदर्भों को जिसके अंतर्गत वह फेडरेशन बना है. और इस तरह से there are two kinds of routes through which federation have been formed. फर्स्ट रूट है कमिंग टुगेदर फॉर फेडरेशन और दूसरा रूट है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है? इंडिपेंडेंट स्टेट्स coming together on their own. Independent states coming together on their own to form a bigger unit, so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security. ये जो रूट है, इस तरह से जो फेडरेशन फॉर्म होता है उसको कहा जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन. इसमें क्या होता है? अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक
बीगर फेडरेशन बनाता है, एक बीगर यूनिट बनाता है, अपने आप आकर के एक बीगर यूनिट बनाता है। लेकिन वह क्या होता है, उसकी सॉवरेंटी और उसकी जो आइडेंटिटी होती है, वह अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए, अपनी सॉवरेंटी और अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स अपने आप आती है और एक बीगर यूनिट बनाती है। इससे फायदा क्या होता है, दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। इससे फायदा क्या होता है, उसकी सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वह थोड़ा मजबूत होता है। और इस तरह से जो फेडरेशन बनता है उसको कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर। सारे कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के पास इक्वल पावर होता है, एंड आर स्ट्रॉन्ग विच द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट के कंपैरिजन में ये जो स्टेट यूनिट्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। एंड फॉर एग्जांपल द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में क्या है, स्टेट्स का यूनिफिकेशन है। स्टेट्स मिल करके अमेरिका का निर्माण किया है, तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके अतिरिक्त और जो उदाहरण है वह है स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ये इसके उदाहरण है। दूसरा जो फेडरेशन का टाइप है वह है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है, ए लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर। A large country decides to divide its power between the constituent states and the national government. एक बड़ा देश तय करता है अपने पावर को डिवाइड करने का, और वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में और नेशनल गवर्नमेंट में पावर का डिवीजन करता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, ये जो फेडरेशन का टाइप है इसको कहा जाता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स ज्यादा पावरफुल होता है इन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट्स, और वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स। सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स। तो इसके अंतर्गत होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंतर्गत इसके एग्जाम्पल में क्या कौन देश आ सकते हैं, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। बेल्जियम के उदाहरण में हमने देखा था कि कैसे पावर का शेयरिंग किया गया था, और उसके जो वेरियस डाइवर्सिटीज था, डाइवर्स जो पॉपुलेशन था, उसको कैसे वो अकोमोडेट किया था इस प्रैक्टिस को अपना करके। तो इस तरह से हमने जाना कि ये दो तरह के फेडरेशन होते हैं, पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वह है कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। क्या कुछ ऐसा है जो भारत को फेडरल कंट्री बनाता है। हमने पहले जान चुके हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे देश, जो एक छोटा देश और डाइवर्सिटी को मैनेज करने में उसको किस तरह की परेशानी से जूझना पड़ा। बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देश को डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए किस तरह के परेशानी को झेलना पड़ा, इसको हम लोग पिछले क्लास में जान चुके हैं। लेकिन भारत जैसा विशाल देश जहां ना व्यापक लेवल पर डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, लैंग्वेज के प्रीटेक्स्ट में हो, रिलीजन्स के प्रीटेक्स्ट में हो, रीजन के प्रीटेक्स्ट में हो, कह रहा है कि भारत जैसे देश में इस तरह से इसको कैसे अकोमोडेट किया जा सकता है।
व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री। इसको देखना है कि हमारे हमारे देश को एक फेडरल कंट्री क्या चीज बनाता है। हम जानते हैं कि इंडिया हैड इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर ए पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। जब भारत आजाद हुआ तो आपको पता है कि 14 अगस्त 1947 पहले पाकिस्तान अलग हुआ, उसके बाद भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। और उससे पहले पाकिस्तान को के पार्टीशन से पहले हमारा देश काफी दर्दनाक स्थिति से गुजरा है, काफी रक्त रंजित स्थिति से गुजरा है। और जब भारत आजाद हुआ, soon after independence, several princely states became a part of the country। लेकिन उस प्रिंसली स्टेट्स को भारत में मर्ज करने के लिए किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, ये आप जानते होंगे। और उनके लिए अलग अलग कंडीशन थे। जब भारत आजाद हुआ, हमारे देश में अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया, गौर करेंगे यहां, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के लिए किस टर्म को उद्धृत किया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ भारत को कहा गया है। एक्चुअली इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन टर्म का यूज कहीं नहीं किया गया है। लेकिन द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरेशंस। लेकिन उसके जो भी फीचर्स हैं, फेडरेशन के जो भी फीचर्स हैं, वो सारे फीचर्स का यूज किया गया है। फेडरेशन के सारे प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड है हमारा देश, हमारा जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस उसी पर आधारित। तो भारत आजाद हुआ, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। यहां भी मैंने बताया कि फेडरेशन का जो पहला फीचर है कि देयर आर 2 or more tiers of government, 2 or more tiers of government, पहला फीचर में हमने जाना था। और प्रत्येक टीयर ऑफ गवर्नमेंट का ना अपना जुरिस्डिक्शन होता है, अपना सब्जेक्ट मैटर्स होता है, उसके अधीन उसका अपना सब्जेक्ट मैटर होता है जिस पर वो अपना कानून बना सकता है। तो भारत में 2 टीयर तो है ही, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स। लेकिन 1992 में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके एक 3rd टीयर ऑफ गवर्नमेंट एट ग्रास रूट लेवल, इसकी भी चर्चा हम लोग फीचर्स ऑफ फेडरेशन में कर चुके हैं। 3rd टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया था 1992 में। और उसमें एक 3rd टीयर ऑफ गवर्नमेंट को जोड़ा गया था, गवर्नमेंट एट ग्रास रूट लेवल, म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत। कहा कि इन एनी फेडरेशन these different tiers enjoy separate jurisdiction. The Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative powers between the union government and the state government. Threefold distribution of legislative powers. Threefold distribution of legislative powers, and it contains 3 lists. It contains 3 lists: union list, state list, concurrent list। यूनियन लिस्ट, इसमें
कैसे सब्जेक्ट को इसके अंतर्गत लाया गया? सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, ऐसे सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया जिसका इंपोर्टेंस नेशनल लेवल पर था। और उसमें इस लिस्ट के अंतर्गत ना, इसको इसलिए इसके अंतर्गत रखा गया कि वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। ऐसे सब्जेक्ट्स को यूनियन लिस्ट के अंतर्गत इसलिए रखा गया कि वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। और ऐसे सब्जेक्ट्स मैटर्स पर यह व्यवस्था दी गई कि द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आए? जैसे डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट के अंतर्गत रखे गए। दूसरा लिस्ट था स्टेट लिस्ट। इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स आए जिसका इंपॉर्टेंस स्टेट और लोकल लेवल पर था। स्टेट लिस्ट के अंतर्गत ऐसे सब्जेक्ट को रखा गया जिसका इंपॉर्टेंस स्टेट और लोकल लेवल पर था। और इसमें व्यवस्था दी गई कि द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। केवल राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को ही कानून बनाने का अधिकार इसमें दिया गया। इसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट आए, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट के अंतर्गत रखे गए। उसके बाद तीसरा लिस्ट था कंकरेंट लिस्ट। इसके अंतर्गत ऐसे सब्जेक्ट्स लाए गए जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कॉमन इंटरेस्ट से संबंधित थे। कॉमन इंटरेस्ट से संबंधित, दोनों के ही इंटरेस्ट से संबंधित। और ऐसे सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का जो अधिकार था वह यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट को दिया गया। यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द कंकरेंट लिस्ट। अब है कि दोनों, यूनियन गवर्नमेंट ने अपना कानून बनाया, स्टेट गवर्नमेंट ने अपना कानून बनाया। यहां व्यवस्था दी गई कि यदि मान लीजिए इफ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, यदि दोनों के कानून में टकराहट हो, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में आ जाए, ऐसी स्थिति में यह व्यवस्था दी गई कि the union government, the law made by the union government will prevail। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाया गया कानून है वही प्रभावकारी होगा ऐसी स्थिति में। इस तरह से ये तीन लिस्ट के अंतर्गत अलग अलग सब्जेक्ट को रखा गया और इसमें इन तमाम चीजों पर विचार किया गया कि कौन सा सब्जेक्ट किस लिस्ट के अंतर्गत रखा जाए, उसका इंपॉर्टेंस को ध्यान में रख करके, और इस तरह से उनका तीन लिस्टों में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब देखिए कि वह उस समय का जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स था उनके अंदर में फार साइटेडनेस किस हद तक था, दूरदृष्टिता। अब है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट, एक रेजिड्यूरी सब्जेक्ट वाला रेजिड्यूरी लिस्ट बनाया गया, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट, कि ये देखा गया कि मान लीजिए कि अब बाद में जाकर के इन फ्यूचर यदि कोई सब्जेक्ट यदि किसी लिस्ट में शामिल करने की बात होगी तो उसमें एक और व्यवस्था की गई, उसको एक अलग से एक सब्जेक्ट, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट करके एक अलग लिस्ट बनाया गया और उसमें व्यवस्था दी गई कि जो सब्जेक्ट यदि इंपॉर्टेंट होगा उसको इसी रेजिड्यूरी सब्जेक्ट के अंदर रखा जाएगा। जिस समय में
ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उस समय में जो व्यवस्था जो सब्जेक्ट उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस का लगा उसको रखा। उसके बाद आप एक सब्जेक्ट और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं, वह है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद आया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की व्यवस्था दी गई है कि द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। इसमें ये व्यवस्था दी गई कि इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ होगा किसका? यूनियन गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का। इस तरह से हमने जाना कि 3 लिस्ट और इसके अतिरिक्त एक तीसरा लिस्ट, चौथा लिस्ट जो था, फोर्थ लिस्ट, वह था रेजिडुअरी सब्जेक्ट के लिए। तो होल्डिंग टुगेदर में आपने जाना है, होल्डिंग टुगेदर को जो हमने पढ़ा है उसमें आपने जाना है कि होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस। जम्मू एंड कश्मीर को कुछ स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था उस समय में जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। मेनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू दिस स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली। तो इस तरह से कुछ व्यवस्था थी। और इसमें क्या था, एक आर्टिकल 30A था, उसमें ये व्यवस्था थी, इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हियर, कैन नॉट बाय लैंड एंड हाउस इन जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन बाद में जाकर के अगस्त 2019 में, अगस्त 2019 में पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को एब्रोगेट कर दिया, उसको निरस्त कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। और जम्मू एंड कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को पूरे जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में बांट करके जम्मू एंड कश्मीर एक क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र लद्दाख, उसको अलग अलग 2 यूनियन टेरिटरीज बनाया। तो अब ये जो व्यवस्था थी, ये जो स्पेशल प्रोविजन वाली जो व्यवस्था थी, अब वह जम्मू एंड कश्मीर में समाप्त हो चुका है। तो यहां एक चीज आ गया, यूनियन टेरिटरी की बात हुई। ये यूनियन टेरिटरी क्या होता है? ये यूनियन टेरिटरी क्या होता है? There are some units of the Indian Union which enjoy very little power. Now, these are areas which are too small to become an independent state, but which could not be merged with any of the existing states. इसको कहा गया यूनियन टेरिटरीज। ये इतने छोटे क्षेत्र होते हैं कि इसको स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता और बहुत सारे रीजन्स के कारण उसको किसी स्टेट के साथ मर्ज नहीं किया जा सकता। जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, नेशनल कैपिटल दिल्ली है, ये सारे के सारे यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत आ जाते हैं। दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ ए स्टेट। स्टेट की तरह इसके पास पावर नहीं होता। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज। तो इस तरह से आपने जाना कि ये इस तरह से कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिसके पास कम पावर होते हैं। इसके अतिरिक्त sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the constitution. ये और it is not easy to make changes to this power sharing arrangement। हमने की फीचर्स में जाना था फेडरलिज्म में, और यदि इसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करना है
तो उसके लिए ये उतना आसान नहीं होता है। यदि करना होता है तो पहले फर्स्ट इसको बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा एटलीस्ट टू थर्ड्स मेजोरिटी से उसको पास करना पड़ेगा, और उसके बाद देन इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। टोटल स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स के कम से कम हाफ से इसका अनुमोदन कराना पड़ेगा, इसको सपोर्ट करवाना पड़ेगा। और हमने उसी फीचर्स में जाना था कि जुडिशियरी भी इंप्लीमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और उसके प्रोसीजर्स के इंप्लीमेंटेशन जो सही रूप से हो, इसके लिए वह उसको हमेशा देखने का काम करता है, वॉच डॉग के रूप में रहता है। और यदि किसी तरह का डिस्प्यूट डिवीजन ऑफ पावर से संबंधित अराइज होता है, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स मेक अ डिसीजन। हाई कोर्ट और सुप्रीम हाई कोर्ट्स डिफरेंट स्टेट्स के और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि वह इस पर इसका निपटारा करे, इस पर डिसीजन दे। तो इस तरह से आज का हमारा यही टॉपिक होगा। आज हम लोग हमारे सामने 2 होमवर्क होगा, हम 2 होमवर्क देने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू 2 होमवर्क्स। पहला होमवर्क होगा व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। पहला जो होमवर्क होगा व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और दूसरा जो हमारा होमवर्क होगा वो होगा व्हाट makes India a federal country? What makes India federal country? What makes India a federal country? ये 2 होमवर्क होगा। आज का इतना ही। अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। इस अगले क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। इसके साथ फिर हम अगले क्लास में आएंगे। आज हमारा यहीं तक। Thanks a lot. Thank you.